हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हमारी वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। तो जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होती है? देखो, इस शब्द को अगर अपन धीरे धीरे बोलें, सर्वांग समता, तो देखो सर्व से क्या होता है? सभी। सर्व का अर्थ होता है सभी, और अंग मीन्स पार्ट्स या फिर अंग, भाग, अंग, और समता होता है समान। तो हम कह सकते हैं कि वो आकृतियां जिसके सभी अंग समान होंगी उन्हें हम सर्वांग सम बोलेंगे। अब आगे इन्होंने लिखा है, देखो, सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान यानी बराबर हों, सर्वांग सम कहलाएंगी। फिर है आगे, सर्वांग सम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती हैं। आइए बच्चों, अपने आसपास की चीजों में सर्वांग समता ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कि अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। जैसे अपन नमस्ते करते हैं ना किसी को, उस हिसाब से अपने को अपने दोनों हाथों को रखना है। आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, क्योंकि दोनों आकार और माप में बराबर हैं, इसलिए आपके दोनों हाथ सर्वांग सम है। दूसरा लिखा है 10 रुपए के दो नोटों को एक दूसरे पर रख कर देखें। अब देखो, 10 रुपए के दो नोट ना, या तो नए वाले ही लेना या फिर पुराने वाले ही। जब उन दोनों को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह दो नोट एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, इसलिए यह दोनों नोट सर्वांग सम है। तीसरा जो लिखा है कि 10 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखें। आप पाएंगे कि 100 रुपए का नोट 10 रुपए के नोट से बड़ा है, इसलिए यह दोनों नोट सर्वांग सम नहीं है। तो ये दोनों नोट सर्वांग सम नहीं होंगे। आगे अपने पास बूझो तो जानने में क्या लिखा है इन्होंने। बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांग सम वस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण ढूंढो। अब आपको अपने आस पड़ोस में देखना है और 4 उदाहरण बताने हैं सर्वांग सम वस्तुओं के। तो पहला अगर उदाहरण अपन देखना चाहें, तो जो आपकी एक नोटबुक है जिसमें अपन होमवर्क कर रहे हो, या फिर आपकी मैथ की जो बुक है, उसके क्या सभी पेज एक दूसरे को ढककर रखते हैं ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो किसी पुस्तक के पृष्ठ होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। तो पहला उदाहरण तो हो गया ना, किसी पुस्तक के पृष्ठ। दूसरा देखिए, तो जो आपके पास साइकिल है उसके टायर भी एक दूसरे के एक जैसे ही तो होते हैं, सर्वांग सम हुए ना। तो दूसरा उदाहरण हमारे पास हो जाता है किसी साइकिल के टायर। अगर तीसरा उदाहरण देखिए, तो अपन जो बिस्किट खाते हैं, तो एक ही पैकेट से अगर बिस्किट निकालते तो एकदम सेम होते हैं, सारा देखने में भी सेम होता है, लंबाई चौड़ाई सारा सेम होता है। तो तीसरा उदाहरण ही हो सकता अपना। और चौथा उदाहरण देखिए, तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं, मान लो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, तो भी तो एक दूसरे की जैसी होती है, सर्वांग सम ही होती है। तो हमारे पास कुछ उदाहरण हो गए। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, आइए बच्चों त्रिभुज की सर्वांग समता को समझें। अब तक अपन ने सिर्फ सर्वांग समता को समझा है, अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझेंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनके सभी भागों का माप बराबर हो। दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेते हैं हम ना, दो कोई त्रिभुज लेते हैं, जैसे ये और ये त्रिभुज हमने लिया है। यदि आप त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी ई एफ के ऊपर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। ये जो त्रिभुज है, अगर ये इस त्रिभुज पर अपन रखें तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इससे हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ भी लिख सकते हैं। अब ये जो चिन्ह है अपने पास, ये जो चिन्ह है ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। यहाँ भुजा ए बी भुजा डी ई को ढकेगा, जो ये ए बी भुजा है ना, ये वाली भुजा ये इस वाली भुजा को ढकेगी, तो ये दोनों भुजाएं हम कहेंगे संगत भुजा। जो भुजा जिस भुजा को ढकेगी उसको हम बोलेंगे संगत भुजाएं। और अगर कोई शीर्ष किसी दूसरे शीर्ष को ढक रहा है, जिस शीर्ष को ढक रहा है उसे हम बोलेंगे संगत शीर्ष। इसलिए यह दोनों संगत भुजाएं कहलाएंगी तथा इनकी लंबाई भी बराबर होगी। इसी तरह भुजा बी सी है वो संगत होगी ई एफ के और दोनों आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार ए सी है भुजा, वो डी एफ की होगी और वो भी आपस में बराबर होंगी। शीर्ष ए है वो शीर्ष डी को ढकेगा, इसलिए यह दोनों शीर्ष भी संगत शीर्ष कहलाएंगे।
इसी तरह शीर्ष बी है वो ई को, तो बी शीर्ष है वो संगत शीर्ष होगा ई का। इसी तरह सी है वो शीर्ष एफ का संगत शीर्ष है। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी है वो ई के बराबर और सी है वो एफ के बराबर है। अब देखो नीचे लिखा है यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी, ये लिखना हमारे लिए गलत होगा। क्यों? अभी हमने देखा है कि जो ए है ना, जो ए है ये वाला, ये शीर्ष तो संगत डी के था, तो हमको तो डी लिखना है ना सबसे पहले। हमने तो एफ लिख दिया, ये इसके संगत थोड़ी था, ये इसके संगत नहीं था, ये तो इसके संगत था। तो हम ए के संगत लिखेंगे डी, बी के संगत लिखेंगे सी, बी के संगत लिखेंगे ई, और जो सी के संगत लिखेंगे वो लिखेंगे एफ। तो हमारे पास सही नाम होगा डी ई एफ। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम सीपीसीटी लिखते हैं। अब आप प्रयास कीजिए, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? अब देखो नीचे हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो हमको दिख रहा है एल एम के बराबर है, एक्स जेड है वो एल एन के बराबर है, वाई जेड है वो एम एन के बराबर है, और जो ये कोण है एक्स वो एल के बराबर है, बाकी के कोण है एम ये वाई के बराबर है, जेड एन की। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि ये सब कुछ बराबर है इनका, और जो सब कुछ बराबर होता है उनका वो अपने आप सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज एल एम एन के सर्वांगसम है। फिर दूसरा इन्होंने पूछा है कि त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संगत भुजा, भुजाएं। तो संगत भुजाएं कौन सी है? तो देखो एक्स वाई है, एक्स वाई के संगत कौन सी है? एल एम, और कितनी है? 4 सेंटीमीटर, बराबर भी तो है। फिर दूसरी बात है वाई जेड, वाई जेड भुजा किसके बराबर है? एम एन की, ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर। फिर तीसरी भुजा अपने पास एक्स जेड, ये किसके है? एल एन की, और कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये तो ही भुजाओं की बात। अब अपन करेंगे संगत कोण, संगत कोण। अब कौन सा कोण किसके संगत है देखते हैं। तो देखो x है, जो कोण x है वो l के संगत हुआ, और कितना? 50 डिग्री। ऐसे ही y है वो m के बराबर 110 डिग्री, और ऐसे ही तीसरा जो बच गया हमारे पास z है वो n के हुआ। देखो ये सभी कोण है तो अपने को कोण का चिन्ह लगाना है, ये इधर बराबर हुआ 20 डिग्री। तो हमने जो ये हमारी वर्कशीट थी ये आज की कंप्लीट कर ली है।